एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे आज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो टाइम लगता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब हमारे नज़रिए से ये प्रॉब्लम होगी या तो एल्गोरिथम या फिर आपका सॉफ्टवेयर कोड। और सबसे बड़ी बात इसमें जो डिमेंशन है, जो नंबर ऑफ इनपुट्स है या साइज है, वो उस पर डिपेंड करती है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपको सॉर्ट करना है, कुछ n नंबर्स हैं आपके पास, या कुछ सर्च करना है, एक लेंथ है आपके पास n नंबर्स की, या मल्टीप्लाई करना है आपको मैट्रिक्स को n मैट्रिक्स को n/1 से। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम जो है, या तो वो एवरेज केस टाइम आपको मिल सकता है, बेस्ट केस टाइम मिल सकता है, और फिर आपको वर्स्ट केस मिल सकता है। यानी कि वर्स्ट केस टाइम जहां पर डेटा इस तरीके से दिया गया कि एल्गोरिथम आपको बहुत पुअरली परफॉर्म करना है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन जो वर्स्ट केस है वो आपको अपर बाउंड बताता है कि कितना टाइम लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, कितना समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपर बाउंड निकाल लेते हैं, यानी कि मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं कितने खर्च कर सकता हूँ, 0 से लेकर 1 भी नहीं खर्च कर सकता, 1 करता हूँ, 2 रुपए, 5 रुपए, कितने खर्च करूंगा, 10 से ज्यादा तो कभी खर्च नहीं कर सकता ना। तो जो मेरे पास मैक्सिमम बाउंड है वो ये है, तो इससे ज्यादा खराब आपका एल्गोरिथम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वर्स्ट केस सिनेरियो हम देखते हैं, ऐसी चीज ऐसी निकाल के देते हैं कि देखिए कितना भी आप ना n इनपुट्स दीजिए, इससे नीचे नहीं जाएगा ये। तो वर्स्ट केस, और इसी जो वर्स्ट केस या बेस्ट केस या एवरेज केस, ये जो टाइम है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक n/n मैट्रिक्स है, एक n/1 मैट्रिक्स है, यानी कि आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल मैं इस बाएं हाथ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, सब दाएं हाथ पे देखिएगा। उसका कारण यह है कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है क्या है। तो हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन जब किया, देखिए n नंबर से इनिशियलाइज किया 1 को, और जब n इनिशियलाइजेशन हुए तो हमने यहाँ पर लिख दिया C1n। अब आप समझेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। अब फॉर का लूप लगा दिया, i 1 to n चलेगा, तो मैंने क्या किया, फॉर लूप के लिए इनिशियलाइज C2n। C1 C2 कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, दे आर कांस्टेंट्स, बट वी हैव टू वरी, हमको वरी केवल इस n का करना है जो n इनपुट आ रहा है। ये n/n क्या है, ये 2/2 है, 5/5 है, 200/200 है, 1,00,000/1,00,000 है, ये क्या चीज है, यहाँ पर देखना है हमें कि किस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करके निकालते हैं। तो C2n कर दिया। यहाँ पर देखिए एक इनिशियलाइजेशन है सिंपल, तो यहाँ पर तो कुछ भी n आया ही नहीं है, तो केवल एक स्केलर लिख देंगे C3। ये सब कॉन्स्टेंट्स है, स्केलर कॉन्स्टेंट्स है, हमको n के बारे में ध्यान रखना करना है। यहाँ फॉर का लूप आ गया J1 to n, तो क्या होगा, यहाँ पर n नंबर्स आ गए ना, 1 से लेकर n तक। तो C1 C2 C3, इसको C4 भी बोल सकते थे, बट कोई नहीं, चलने दीजिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। C2n हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपके पास, एक प्लस है, एक मल्टीप्लाई है, और 3 इनपुट्स है, मतलब 3 वेरिएबल्स कह सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, C4, 3 एक्सेसेस है, 1 2 3, एक ऐड है ये वाला, और एक मल्टीप्लीकेशन है ये वाला, एक मल्टीप्लाई। ठीक, अभी इसको देखते हैं आगे। लेकिन हमने इसको एंड किया, एंड में तो कुछ भी नहीं होगा, दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन कीवर्ड, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, केवल कांस्टेंट लिख दीजिए। लेकिन ये कितने बार चलेगा, फॉर के अंदर की चीज कितने बार चलती है, n टाइम्स, ये n टाइम्स चलेगी। तो आपको यहाँ पर आगे मैं बताऊंगा इस n टाइम्स का क्या करना है। अब यहाँ पर दूसरा फॉर एंड हो गया, यहाँ पर C5 करना है, या 6 कर दीजिए, जो भी आप करना चाहें। अब यहाँ पर C1 से लेकर C5 C6 कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब ये फॉर का लूप जो ये वाला है, इसके अंदर के जो वैल्यूज हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितने बार चलेंगे, ये भी n बार चलेंगे, ये भी n बार चलेंगे। अब मैं टोटल करता हूँ, ये C1n हो गया, ये C2n हो गया, यहाँ बाहर तक तो ठीक है। अब लूप के अंदर आइए, ये जो अंदर वाला लूप है कितने बार चलेगा, n बार, है ना, C4n और C5n। तो n इंटू C4 प्लस C5 इंटू n, ये तो अंदर वाले की बात हो गई इसकी है। अब देखिए ये जो पूरा है, ये C4 C5 वाला, n वाला, प्लस C5 प्लस C2n, क्योंकि सब फॉर के अंदर, प्लस C3, तो C3 C2n, और ये n इंटू C4 प्लस C5 और C5, ये सब पूरा का पूरा चलेगा n टाइम्स। ठीक, अब मैंने क्या किया, सबको अलग, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लिया, सबको अलग कर लिया मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये C2 C4 C5 C1 जो भी है, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है n² और n। देखिए इस पूरे को मैं कोई एक अलग से कांस्टेंट लिख देता हूँ। इन तीनों को जोड़ के C6 हो गया, इन चारों को जोड़ के C7 हो गया। n² n, आप देख रहे हैं इनमें से बड़ा कौन सा है, n²।
बस हमारे हमको एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल चुकी है। लेकिन मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। n² इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि जो इसका बी गुड नोटेशन अगर हम ऑर्डर ऑफ कहेंगे किसी फंक्शन का, तो ये ऑर्डर, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था वो ऑर्डर ऑफ n² है। तो एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम सॉल्व करने में लगता है। और इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि इनपुट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अगर आप केवल 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, या 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब आप 10 लाख नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितना टाइम लगेगा। अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर ये एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैधता तभी है जब आपके पास एक बहुत बड़े नंबर्स हो, छोटे के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो ग्रोथ रेट है, जिस तरीके से हम प्रॉब्लम वाला डिमेंशन बढ़ेगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी। अब इसको देख लेते हैं। एक्चुअल जो हमारा स्टार ऑफ टुडे है वो है बिग नोटेशन। तो अगर हमारे पास फंक्शन है f और g, तो हम कहते हैं f इज ऑर्डर ऑफ g, f इज ऑर्डर ऑफ g। तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें दिस fx वाज द ऑर्डर ऑफ gx, यानी gx उसमें n² था, fx आपका फंक्शन था n इंटू n, और जो आपका मल्टीप्लीकेशन था। तो आपका जो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन था दैट वाज ऑर्डर ऑफ व्हाट, ऑर्डर ऑफ n²। तो f और g हमने ये माना। कोई भी कांस्टेंट c ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए x0। अगर fx मतलब ये वाला fx n है, मतलब इनपुट है, ये जितने इनपुट्स आएंगे, अगर ये लेस रहेगा या बराबर रहेगा gx के किसी भी कांस्टेंट c के लिए जहां पर x x0 से बड़ा है, यानी कि ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2, 4, 5, जिस भी वैल्यू पर ये सेटिस्फाई कर जाए, जिस भी x पे ये सेटिस्फाई कर जाए, आप सीधा बोलेंगे fx जो है वो gx का क्या है, अपर बाउंड है। ये पहली बात तो, और लार्ज वैल्यूज के लिए वैलिड है ये, तो हम बोलेंगे f है ऑर्डर ऑफ g, f इज ऑर्डर ऑफ g। इस तरीके से लिख देंगे, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gx। हम ये बिग नोटेशन में लेके आ गए। तो fn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ gn, इसका मतलब कोई कांस्टेंट c है और कोई वैल्यू n0 है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किताब में c और k करके या फिर x करके दिया हुआ है, लेकिन हम तो n को जानते हैं ना, हम नंबर ऑफ इनपुट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कितने नंबर्स हैं, तो उनके तहत किस तरीके से दिखेगा ये फंक्शन। fn इज लेस देन इक्वल टू cgn। कोई भी n, जब ये n किसी भी n0, कोई भी n0 होगा, अभी कोई एग्जांपल आएगा ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये तो क्या नोटेशंस है, तो ये समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। fn अगर कम या बराबर है cgn से, जिसमें n0 से बड़ा है, कोई भी n0 हो सकता है, इसमें ये इक्वालिटी साइन जो है, दिस इक्वालिटी, ये वाला इक्वालिटी साइन, ये कोई इक्वालिटी साइन नहीं है, ये तो कल ये बता रहा है कि ये बाउंडेड है। fn जो है वो इस gn द्वारा बाउंडेड है। तो हम क्या कहेंगे, 3n, ये किसका ऑर्डर है। मैंने कहा कांस्टेंट को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ऑर्डर ऑफ n है। 3n ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि अगर ये n का ऑर्डर है तो n² का भी ऑर्डर होगा। n से जितने भी बड़े नंबर्स हैं, n², n³ और जो भी n की पावर 4, वो सारों का ये ऑर्डर रहेगा। और 3n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n³ n log n। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक फंक्शन है 31 और एक फंक्शन gn है 1, तो किसी भी n जो कि 0 से बड़ा है, 31 या तो 31 से छोटा है, बड़ा तो छोटा तो हो नहीं सकता, बराबर होगा। ये हमारी चीज सेटिस्फाई हो रही है ना, fx वाली, fx लेस देन इक्वल टू cgx, इसको सेटिस्फाई हो रही है। बस ये फंक्शन fn हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या था, c इंटू gx था, c क्या है इसमें 31, gn ये हो गया। बस हमने ये बोल दिया कि, और gn क्या है, तो 1 ही है, 31 इंटू 1 तो है। f इज बाउंडेड अबव बाय 31g, तो हम सीधा ऑर्डर ऑफ gn लिखेंगे और ऑर्डर ऑफ 1 लिखेंगे, और कोई n, कोई n², कोई n³ है, सीधा 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 1 है। 31 इज ऑर्डर ऑफ 1 ओनली। थोड़ा सा और इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। fn आपका 4n² प्लस 7n प्लस 12 है। ये ऑर्डर fn, ये gn क्या है, n²। चलिए देखते हैं। अब मैंने बोला था ना, किसी भी कोई भी नंबर आपको n लेना है जिसपे ये वैलिड हो, जिसपे वैलिड किया जा सके,
तो हमने n को ग्रेटर देन 8 माना, क्योंकि n को ग्रेटर देन 8 नहीं मानेंगे तो ये चीज़ लागू नहीं होगी, ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। n को ग्रेटर मान लिया 8 से। और अब देखिए ये वाला फंक्शन अपना fn हो गया, ये आपका 5 इंटू gn हो गया। और 5 क्या है, वही जो c कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखिए अगर n काफ़ी बड़ा है तो f इज बाउंडेड बाय 5 इंटू gn। तो हम ये लिखेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ क्या है, n स्क्वायर। दिस 4n स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बस अब बी ओ की रिलेशनशिप देख लेते हैं। अगर f1 और f2 ये कोई दो फंक्शन है और ये सेटिस्फाई करते हैं f1n f2n से कम है, किसी भी n ग्रेटर देन n 0 के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो जो अपर बाउंड होगा f2 तो इसके f2 से कम रहेंगे। इनका जो एक तरीके से दोनों का जोड़ के जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो जो बड़ा वाला f है, देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये, तो इससे कम ही रहेगा, मतलब ये हमेशा बड़ा रहेगा। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो फिर अगेन f2 की ही कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। जैसे अगर मैं 27 log n प्लस 19 प्लस n करूँ, इसको f1n मानूँ और इसको f2n मानूँ, तो इन दोनों में आप देखिएगा कि जो f1 प्लस f2 में करूँगा तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ f2, क्योंकि n log n से बड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी n की log n से बड़ी है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, वैसे तो देखिए इन दोनों में तो केवल log n को ही देखना है, इसमें n को देखना है, और log n से कंपेयर करेंगे तो n ज़्यादा है। बस ये बात हो गई आपके बिग ओ रिलेशनशिप की। एक और रिलेशनशिप देखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं f1 और f2 को, और अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑर्डर g1 g2 का रहेगा। इसका मतलब ये देखिए कि अगर मैं f1 और f2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 12n स्क्वायर प्लस 12n 2 log n प्लस 27 log n प्लस 19 प्लस n आएगा ना। ये जो एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो हाईएस्ट जो मिलेगा, हाईएस्ट आपको 9 मिलेगा, तो हाईएस्ट आप ले लेंगे। बस एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप देखिए, अगर मैं किसी बीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ इस g से तो 13n स्क्वायर है, n क्यूब है, या 13n है, तो n स्क्वायर n क्यूब, केवल यही ऑर्डर होगा, 13 को बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। इसी तरीके से log n को अगर मैं 512 से डिवाइड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि log n को देखना है, n को देखना है, n क्यूब को देखना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब इसमें मैं पुरानी चीज़ को दोबारा लेके आता हूँ। आपको याद है हमने किस तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, c6n स्क्वायर प्लस c7n। अब देखिए प्रॉब्लम साइज जो है वो इफेक्ट करेगा n को, और जो प्रोसेसर स्पीड है, प्रोसेसर है, लैंग्वेज आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी है, वो ये c6 c7 जो ये कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये इफेक्ट करेगा c6 c7 को, ये सारी चीज़ें। और जो प्रॉब्लम साइज है वो अफेक्ट करेगा n को। तो ये एल्गोरिथम जो मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का है, इसका ऑर्डर ये n स्क्वायर ही होगा। आप देखिए जो हमारे पास ख़ास तौर पे जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है या हम ये सीखते हैं। अब इन सब का ऑर्डर देखें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिन्होंने भी प्रोग्रामिंग की है वो सब इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, क्योंकि मैट्रिक्स और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इसका ऑर्डर n स्क्वायर होता है। एक कोई एलिमेंट निकालना है किसी लिस्ट से, ऑर्डर 1 होता है। अगर हम हाफ करते रहे हैं अपनी लिस्ट को तो ऑर्डर log 2n होगा। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप हाफ करते रहेंगे ना, जैसे आधा करते रहेंगे, फिर उसको आधा करेंगे, फिर उसको आधा करेंगे, तो हमेशा log 2n, मतलब क्योंकि 2 to the power n जा रहा है ना, इसीलिए log n रहेगा, बेस इसका 2 रहेगा। देखिए बाइनरी सर्च में भी ये होता है, आप पहले आधा डिवाइड करते हैं, यहाँ देखते हैं या यहाँ देखते हैं, फिर उसको आधा डिवाइड कर देते हैं। बाइनरी सर्च का भी ऑर्डर वही है जो आपका डिवाइडिंग ऑफ लिस्ट इन हाफ है। इसी तरीके से अगर आप किसी एक लिस्ट में स्कैन कर रहे हैं तो पूरा 1 से लेकर n तक जाना पड़ेगा, तो ऑर्डर n हो जाएगा। नेस्टेड फॉर लूप से कितने बार फॉर लूप से k लेवल्स में, तो ऑर्डर n टू द पावर k। आपको याद है हमने किस तरीके से अभी फॉर का निकाला था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, n स्क्वायर n क्यूब। अगर 2 लूप थे तो n स्क्वायर हो गया, अगर आप 3 होते तो n क्यूब हो जाता। मर्ज सॉर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, मर्ज सॉर्ट में भी कुछ इसी तरीके से होता है, तो log n तो आ ही रहा है, साथ में n भी है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी होती है मर्जिंग में। बबल सॉर्ट सबसे खराब सॉर्ट है जहाँ तक कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सवाल है। बबल सॉर्ट मतलब फर्स्ट सॉर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये सबसे लो लेवल पे आता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है।
अगर सबसेट बनाना है किसी सेट का तो 2 to the power n, और अगर आपको सारे परमुटेशन निकालने हैं सेट ऑफ डेटा के तो ऑर्डर इज n फैक्टोरियल। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम के लिए।